हाय दोस्तों, महासेठ कवर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम 11th का जो चैप्टर है 9 और चैप्टर का नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। जर्नल जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रोज नामचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज नामचा बोलते हैं। अब जो है इसको पढ़ने से पहले आप पिछले क्लास में आप पढ़े होइएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें भी आपको पढ़ाए होंगे कि अकाउंट को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत जो अवधारणाएं था और मॉडर्न अप्रोच यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों आपको हम बताने का कोशिश किए थे। उसके बाद आपको हम उसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी बताए थे और लास्ट में हम आपको बताए थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या बताए थे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट यानी गोल्डन रूल्स में पर्सनल और रियल और नॉमिनल का क्या कहना है वो चीज़ आपको हम बताए थे। और कल ये भी बताए थे कि अगर गोल्डन रूल आपको समझ में आ गया तो दुनिया का ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी ऐसा लेन देन नहीं होगा जिसका आप एंट्री पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात आते हैं कि पहला चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि जर्नल के बारे में, यानी व्हाट इज जर्नल। पहला कि जर्नल क्या है, यानी रोजनामचा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जर्नल वह एक रजिस्टर है जिसमें किसी भी व्यवसाय का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, वह तिथि के अनुसार ही एंट्री किया आता है। यानी जर्नल क्या होता है कि एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वह डेट वाइज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और जर्नल में हम लोग क्या करते हैं? जर में नल जोड़ने के बाद जर्नल बना है। कहाँ? जर में नल जोड़ने के बाद जर्नल बना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग डे बुक भी कह सकते हैं, डायरी भी कहते हैं, संज्ञा। और जर्नल को हम लोग ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब उसी जर्नल की बात करेंगे तो जर्नल में ही आपको जर्नल का फॉर्मेट आना चाहिए। कभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन आप देखिएगा, TRA 3 से पहले 2 हुआ था, उसने पूछ दिया था कि जर्नल में कितने खाने होते हैं। यानी आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो उस जर्नल के फॉर्मेट में आपको कितना बॉक्स होता है। तो हमेशा ध्यान देंगे कि जर्नल के फॉर्मेट में 5 क्या होता है? खाना होता है। पहला कौन? डेट। दूसरा कौन? पार्टिकुलर। तीसरा कौन? LF। चौथा कौन? डेबिट अमाउंट। पांचवा कौन? क्रेडिट अमाउंट। चल देखिए बोर्ड पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्या बनाएंगे? फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब जर्नल का जो हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, अभी जस्ट बताएं कि जर्नल के फॉर्मेट में कितना खाना होता है? 5 होता है। एक किसका होता है? डेट का। एक किसका होता है? पार्टिकुलर का। एक किसका होता है? LF का। एक किसका होता है? डेबिट अमाउंट। एक किसका होता है? क्रेडिट अमाउंट। कोई दिक्कत? आपको हम सिर्फ फॉर्मेट बनाकर दिखाते हैं, नहीं उसके बाद आप कभी भी जर्नल बनाएंगे, यहाँ पर देखिए या तो डेट दिया होगा या नहीं तो सीरियल नंबर दिया होता है। इसमें क्या होता है? पार्टिकुलर्स होता है, LF होता है, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट, क्रेडिट। समझ में आया? और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? टोटल करते हैं। समझ में आया? यानी जर्नल में हम लोग कितने खाने होते हैं? 5 खाने होते हैं।
पहला डेट या सीरियल नंबर, जिस एंट्री में जो ट्रांजैक्शन में अगर मान लीजिए कि डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर डालेंगे, समझे? तो वो हो गया। दूसरा पार्टिकुलर। तीसरा एलएफ अमाउंट, हमेशा देंगे कि जर्नल में एलएफ और लेजर में जेएफ होता है, हमेशा ध्यान देंगे। और क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछता है कि जर्नल में एलएफ या जेएफ आता है या नहीं आता है। तो ये कितने हो गए? 5 खाने होते हैं, कोई दिक्कत? उसी जर्नल में आपको पढ़ना होगा डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्काउंट के बारे में। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं डिस्काउंट के बारे में। नहीं, अब डिस्काउंट के बारे में इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूट। अब डिस्काउंट को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा क्या होता है? कैश डिस्काउंट, और तीसरा क्या होता है? स्पेशल डिस्काउंट। चलिए, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट में हम लोग पढ़े बताए कितना कि डिस्काउंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, और तीसरा होता है स्पेशल डिस्काउंट। समझे? अब ये समझना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और यह किनको दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट यह केवल व्यापारी को ही दिया जाता है, आम जनता को ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। हमेशा ध्यान देंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है हमेशा बिजनेसमैन को ही दिया जाता है, अदर व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। और हमेशा ध्यान देंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पर भी एंट्री पास नहीं किया जाता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को हम लोग घटाकर लेते हैं, लेकिन उसका एंट्री पास नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है? नहीं, कि कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है? तो कैश डिस्काउंट उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति नगद में भुगतान करते हैं। समझ में आ रहा? क्या कि कैश डिस्काउंट उनको दिया जाता है जो व्यक्ति नगद में भुगतान करते हैं, उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने के लिए गए, कोई भी वस्तु खरीदने गए, और वस्तु का प्राइस फिक्स प्राइस बता रहा है कि इसका दाम जो है 400 रुपया है, 500 रुपया है, लेकिन उनको कहिए कि इसमें कुछ डिस्काउंट कीजिए, आपको हम कैश देंगे, तो वो खुशी खुशी डिस्काउंट आपको करके बताता है, ठीक है आप इतना रुपया दे दीजिए। लेकिन जब उधार की बात होता है, नहीं, तो उधार के समय हम लोग क्या करते हैं? ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए किसी दुकान से अगर मान लीजिए राशन का सामान आप उधार लेते हैं, तो जितना प्रिंट होता है उतना ही आपको लिखा जाता है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? क्योंकि वो पैसा जो आपको सामान दे रहा है तो आप तो तुरंत कैश नहीं दे रहे हैं। जब कैश नहीं देंगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। समझे? उसके बाद होता है स्पेशल डिस्काउंट। क्या होता है? स्पेशल डिस्काउंट होता है। कौन डिस्काउंट होता है? स्पेशल। यह डिस्काउंट सिर्फ स्पेशल व्यक्तियों को ही दिया जाता है, स्पेशल बिजनेसमैन को ही दिया जाता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, नहीं, और आप जो है किसी होलसेलर से ला रहे हैं ना, तो दुकानदार हैं आप और आप ला रहे हैं होलसेलर से। आप रिटेलर हैं, आप ला रहे हैं सामान किससे? होलसेलर से ला रहे हैं। तो होलसेलर आपको दिया डिस्काउंट, दिया ना। तो जो होलसेलर आपको दिया, यानी जो होलसेलर रिटेलर को देता है डिस्काउंट, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन होलसेलर भी तो कहीं से लाता होगा, नहीं लाता है? होलसेलर तो कहीं से लाता है ना। होलसेलर कहाँ से लाता है? प्रोड्यूसर से लाता है, मैन्युफैक्चरर से लाता है, नहीं, तो उनसे वो लेता है, तो उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। नहीं समझ में आया? आया ना? तो उसको क्या कहते हैं? स्पेशल डिस्काउंट, जो कि वो होलसेलर के लिए है। होलसेलर आपको दे रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और रिटेलर जब कस्टमर को देता है वो कैश डिस्काउंट होता है। समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे टैक्स के बारे में बताएं कि टैक्स को आप जानते होइएगा कि टैक्स के बारे में अगर
पढ़े होइएगा थोड़ा भी, तो टैक्स भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, होता है ना, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहते हैं। टैक्स होता है ना, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स को, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में यह ज्ञात होता है कि टैक्स किसको देना है। बात समझ में? डायरेक्ट टैक्स में यह ज्ञात होता है, मालूम होता है कि टैक्स किसको देना है। जैसे इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि हमको इनकम टैक्स देना है, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसमें यह पता नहीं है कि टैक्स कौन देगा, ये पता नहीं है कि टैक्स कौन देगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हम खुद का इनकम टैक्स भरते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मार्कर है नहीं, अब मार्कर पहले मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, वहां से आया होलसेलर के पास, होलसेलर दिया रिटेलर के पास, रिटेलर दिया कस्टमर को। तो अब इसका कौन पे कर रहा है, ये किसी को पता है नहीं है। इसमें सब व्यक्ति पे करते हैं। नहीं, कौन कौन? उत्पादकर्ता से लेकर उपभोगकर्ता तक, उत्पादकर्ता से लेकर उपभोगकर्ता तक, यानी प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक इसका क्या करता है? पेमेंट करता है। लेकिन पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना करता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत है तो ये समझ में आया, जर्नल समझ में आया, फॉर्मेट समझ में आया, डिस्काउंट समझ में आ गया, और अभी एक्स्ट्रा में आपको हम टैक्स बता दिए। उसके बाद जर्नल में भी कुछ ऐसे एंट्रीज होते हैं जिसको हमको पढ़ते हम लोग, वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको गोल्डन रूल्स अगर आता है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी कभी बुक में आपको दिया होता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सर इत्यादि। तो हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस जो शुरू करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लिखते ना। कब आपको लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये दिया होता है कि अगर मान लीजिए कि बिजनेस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, तो हम लोग एंट्री लिखते हैं क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, समझे? और यही चीज हम कल भी आपको बताए थे कि जब कैश मेरे पास है, आपके पास है, किन्हीं व्यक्ति के पास है, तो वो कैश ही रहता है। बट कैश को जब हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं किसमें? व्यवसाय में। जब व्यवसाय उनको शामिल कर दिया जाता है तो वह कैश किसका रूप लेता है? तो वह कैश क्या करता है? कैपिटल बन जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसी में कभी कोई दिया आता है कि बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी अगर आपको ये भी दे सकता है कि गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं? माल खरीद रहे हैं। और क्या खरीद रहे हैं? नगद खरीद रहे हैं। अगर इसको हम अगर गोल्डन रूल पे बनाएं तो क्या होगा? अब देखिए यहां पे क्या होता है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, और माल में किसी चीज का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान देंगे परचेज और सेल्स रियल अकाउंट होता है। क्या कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, परचेज और सेल्स। तो यहां पे अगर माल खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ मेरे पास तो आएगा ना। जो माल अगर हम कुछ खरीदेंगे तो माल मेरे पास आएगा, और जो आता है तो माल कौन अकाउंट? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम क्या बोलता है कि जो वस्तु या पदार्थ आता है उसे डेबिट करे, नहीं
डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इंग्लिश में दिया हुआ है। तो वस्तु आ रहा है तो हम लोग लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू में क्या, अगर कोई चीज़ खरीदिएगा आप तो पैसा मेरे यहाँ से जाता है, और पैसा कैश कौन अकाउंट होता है, कैश होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट गोल्डन रूल में क्या कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आता है, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप गुड्स भी लिख सकते हैं, गुड्स या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। समझ में आया? जब नगद माल खरीदेंगे तो, अब तो ये भी एंट्री हो सकता है कि जब नगद माल खरीदेंगे तो ये एंट्री होगा, तो उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, किससे, उधार खरीदेंगे। तो उधार जब खरीदेंगे नहीं तो हम लोग कोई भी चीज़, मान लीजिए कि आपको दिया होगा कि बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब बिल्डिंग जो है उधार खरीद रहे हैं, और उधार में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए कि किन से खरीदे ये दिया हुआ नहीं है, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे। तो जब हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं और किससे खरीदते हैं वह नहीं दिया होता है, तो उसको हम लोग वेंडर या सप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंडर या सप्लायर। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, गर्मी का समय है ना, और आपके मोहल्ला में आइसक्रीम बेचने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो जाता है, एकदम जाता है। जब वह व्यक्ति जब आइसक्रीम बेचने जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, आइसक्रीम वाले, गोलगप्पे वाले, नारियल वाले, चाय वाले। कब कहते हैं, जब उनका नाम पता नहीं होता है तब कहते हैं। लेकिन अगर वही आइसक्रीम वाले आपका दोस्त है गोलू, तो आप उसको क्या कहते हैं, तब उसका नाम ले कहते हैं गोलू। लेकिन जब आपको नहीं पता कि ये कौन है तो हम लोग उसके बिजनेस से रिलेटेड नाम को डालते हैं, आइसक्रीम वाले, चाय वाले, नारियल वाले, समोसे वाले। नहीं समझ में? तो अगर बोला सीधे कि उधार माल खरीदे तो क्या एंट्री होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर या सप्लायर, दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? तो ये बात हुआ किसका, खरीदने का, कि नगद भी खरीदे उधार भी खरीदे। अब बात हो जाए कि बेचने का। अगर मान लीजिए कि कोई हम कहे कि मार्कर बेचेंगे, नहीं तो हम नगद ही बेच सकते हैं और उधार ही बेच सकते हैं। नहीं तो अगर नगद बेचेंगे मार्कर तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। क्या आएगा, कैश आएगा। और कैश कौन अकाउंट, रियल अकाउंट होता है। अब रियल अकाउंट का फॉर्मूला देखिए, नियम को पढ़िए। रियल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, नहीं जो वस्तु या पदार्थ आता है उसे डेबिट करें। तो हम मार्कर बेचेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, तो इसीलिए हम लोग कैश अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और बेचेंगे तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, जब ये जाएगा तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और मार्कर भी मेरा कौन अकाउंट है, मार्कर भी मेरा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जो वस्तु या पदार्थ जाता है उसको आप क्रेडिट कीजिए। तो मार्कर यहाँ से जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी फाइनल एंट्री क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू मार्कर अकाउंट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? देखिए एक बार, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए आप यहाँ को हम यहाँ पे है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हो गया। अब खरीद नगद माल बिजनेस शुरू किए, माल भी खरीदे, माल भी बेच लिए ना। जब हम लोग माल बेच भी लिए तो पैसा मेरे पास आया ना। अब वो पैसा को क्या कीजिएगा बताइए। जब पैसा आपके पास आ जाएगा तो पैसा को क्या कीजिएगा, जमा करेंगे। कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। तो यहाँ पर आपको बोल सकता है कि कैश
डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर बैंक में रुपया जमा करेंगे तो क्या एंट्री होगा? अब यहाँ पे दो चीज आता है कि बैंक में रुपया जमा करेंगे तो पाने वाला कौन होगा? बैंक है। बैंक मेरा कौन अकाउंट? बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करें। तो हम लोग पैसा जो दे रहे हैं बैंक को, तो पाने वाला क्या कौन है? बैंक है। इसीलिए हम किसको डेबिट करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कर रहे ना? अब बैंक में क्या जमा करेंगे? समोसा, लिट्टी ना, बैंक में जमा करेंगे रुपया, कैश। क्या करेंगे? कैश। और जब कैश जमा हम लोग करते हैं तो कैश कौन अकाउंट होता है? कैश होता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जो वस्तु या पदार्थ जाता है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो वस्तु पदार्थ जाता है उसे क्रेडिट करें। तो पैसा मेरे यहां से जाएगा तो इसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट। नेशन लिख सकते हैं ना, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। समझे? होगा ना? अब बैंक में रुपया जमा कर दिए। अब जब बैंक में रुपया जमा कर लिए और आपको आवश्यकता होगा तो क्या कीजिएगा? निकालेंगे। कहां से निकालिएगा? बैंक से निकालेंगे। अब समझ लीजिए, तो फिर बैंक जाना होगा। बैंक जाएंगे तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो पैसा मेरे पास क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको बोले क्या कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर मान लीजिए बोला कि बैंक से रुपया निकाले, समझिए गौर से, तो अगर बैंक से रुपया निकालेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। और पैसा मेरा कौन अकाउंट? पैसा मेरा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जो वस्तु पदार्थ आता है उसे डेबिट करे, यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब पैसा कौन दे रहा है? पैसा दे रहा है बैंक। कौन दे रहा है? पैसा दे रहा है बैंक। जब पैसा बैंक दे रहा है, आपको दे रहा है ना बैंक, जब पैसा आपको बैंक दे रहा है तो देने वाला कौन? बैंक। और बैंक कौन अकाउंट? बैंक होता है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है कि क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें, तो क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला कौन है? बैंक है। तो यहां पर क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप यहां लिख सकते हैं बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? ये तो बैंक से निकालिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, जिसको हम लोग घरेलू बोलते हैं, अगर निजी हो, जैसे व्यक्तिगत हो, घरेलू हो, उसके लिए अगर पैसा हम लोग बैंक से निकालते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब निजी लगा हो, जो व्यक्तिगत लगा हो, पर्सनल हो, डोमेस्टिक हो, तो ऐसी दशा में सबसे पहले ड्राइंग को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? ड्राइंग को डेबिट करेंगे। करेंगे ना? किसको? ड्राइंग को। ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर ड्राइंग को डेबिट करते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए, अगर हम लोग व्यक्तिगत प्रयोग के लिए
अगर बैंक से रुपया निकालेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब पर्सनल की बात होगा, जब डोमेस्टिक की बात होगा, जब प्राइवेट की बात होगा, जब निजी की बात होगा, तो कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले ड्राइंग को डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब जो है कौन देगा पैसा बताइए? पैसा देगा बैंक। बैंक मेरा कौन अकाउंट? बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करे, नहीं क्रेडिट द गिवर, नहीं। तो यहां क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट। नहीं, आप नेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बोलिए, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए। बोलिए, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तब बताइए। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? यहां तक हो गया? अब चलिए, अगर यहां तक आपका हो गया तो हम इसको थोड़ा मिटाने का काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा हम मिटाने का काम कर रहे हैं। हो गया? अब देख लीजिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन कह सकता है कि आप बैंक में पैसा दिए, बैंक से पैसा निकाल भी लिए, अगर वह पैसा क्या हो गया? चोरी हो गया। क्योंकि पैसा जब भी आप बैंक से निकाल कर लाएंगे तो घर में रखेंगे, और जो देख लेगा वो चोरी करने का प्रयास करेगा ही। तो अगर पैसा चोरी हो जाएगा, नहीं, तब क्या एंट्री पास कीजिएगा? नहीं, तो पैसा क्या चोरी होगा तो कौन चुराएगा? चोर चुराएगा, नहीं। तो अगर पैसा चोरी हो गया तो आपको लगा लॉस। क्या लगा? लॉस। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? हम लोग एंट्री पास करेंगे कि लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू क्या चोरी करके ले गया? कैश। कैश अकाउंट। नेशन क्या लेंगे? बीइंग कैश लॉस बाय थीफ। समझे? जब आपको आपका रुपया चोरी हो गया, कौन चोरी करके ले गया? चोर ले गया चोरी करके। तो हम लोग क्या लिखते हैं? लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मान लीजिए कि चोर नहीं ले गया, चोर नहीं ले गया, तो क्या मान लीजिए जल सकता है? नहीं। जब अगर पैसा जल गया, चोरी नहीं हुआ, तब हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? तब हम लोग एंट्री पास करते हैं कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग कैश लॉस बाय फायर। समझा? कब? जब आपका पैसा क्या हो गया? जल गया। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को किसी प्रकार का अगर समस्या है तो आप बताइए। है? नहीं ना? चलिए, अब तो कैश की बात हो रहा है। अब अगर आपके पास बिजनेस कर रहे हैं तो माल होगा, तो माल भी आपका चोरी हो सकता है, तो माल भी जल सकता है। तब क्या एंट्री करेंगे? अगर कोई माल आपका चोरी हो गया, नहीं, तो आप क्या एंट्री करेंगे? अगर चोरी हो जाएगा तो क्या लेंगे? लॉस बाय क्या चीज? लॉस बाय गुड्स, लॉस बाय गुड्स, लॉस बाय थीफ
अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स लॉस बाय थिप। जब आपका माल चोर के द्वारा चोरी कर लिया जाता है तो हम लोग लिखते हैं गुड्स लॉस बाय थिप अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट। समझ में आ रहा? अगर मान लीजिए चोरी नहीं हुआ, जल गया, तब क्या होगा? तो अगर जल जाएगा तो लिखेंगे गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। समझ? क्या हुआ कि आपका तो एक बार माल को चोरी कर लिया गया या माल जल गया, तो चोरी होने के बाद, जलने के बाद भी कुछ सामान या पैसा आपके पास बच जाता है। नहीं, जब बचता है तो हम एक दूसरे को डोनेट करते हैं, दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि अगर हम दान में रुपया देंगे, क्या देंगे? दान में रुपया देंगे। दान दो वर्ड होता है, एक चैरिटी मीन्स दान होता है और एक डोनेशन का मतलब भी दान होता है। तो क्वेश्चन में आपको अगर डोनेशन दिया हो तो डोनेशन का प्रयोग करेंगे, अगर चैरिटी दिया होगा तो चैरिटी का प्रयोग करेंगे। कौन है? अगर बोला दान में रुपया देंगे, अगर दान में रुपया देंगे तो क्या एंट्री होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग कैश गिवन एज चैरिटी। समझ में आ? कोई दिक्कत? उसके बाद अगर मान लीजिए दान में दिए कैश, अगर मान लीजिए दान में हम लोग माल देंगे तो सेम एंट्री क्या होगा कि चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स या परचेज अकाउंट। नेशन वही होगा, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहा है कि इनकम टैक्स का भुगतान करें, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब ये इनकम टैक्स की बात होगा तो पर्सनल बात होगा, और हमेशा पर्सनल के लिए ड्राइंग यूज करते हैं। तो क्या होगा? अगर इनकम टैक्स पेड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग इनकम टैक्स पेड। समझ में आ रहा है? देखिए एक बार, देखिए तो देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, देख रहे हैं? हो गया इनकम टैक्स की बात। तो लगभग जर्नल का जो हम लोग बेसिक चीज है आज हम लोग पढ़े हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है कि किसी जर्नल का एक क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। समझ में? लेकिन आपको जितना बताया जा रहा है उसको आप क्या करें? पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बीपीएससी तैयारी 4 में चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, आपको सवाल बनाने के लिए नहीं देता है, आपको क्वेश्चन देता है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है कि कंसेप्ट के आधार पे आप सवाल को बनाइए। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग जो है आज इतना ही तक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब तक आप लोग
आराम से वीडियो को देखिए, समझ कर देखिए। जहाँ पर समझ में कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।